the new topic, that is black body radiation. So this is a very important topic of discussion, black body radiation, right? So अभी तक हमने थर्मल रेडिएशंस के बारे में पढ़ा, दैट इज अ थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हमने ये देखा कि जब दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पर होती हैं तो एक का द बॉडी जो हाइयर टेम्परेचर पर है उससे जो बॉडी जो लोअर टेम्परेचर है की ओ टी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। अभी तक हमने जब बात किया कि जो थर्मल रेडिएशंस हैं उसमें वेवलेंथ का जो काइंड है वो क्या, वेवलेंथ कंटेंट के बारे में हमने उसकी बात नहीं की कि क्या जो थर्मल रेडिएशंस हैं उनकी एक सिंगल वेवलेंथ होती है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है या मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस हैं। तो radiations, important thing about thermal radiations at any temperature is that it's not one wavelength. It do not have only one wavelength. इसकी सिर्फ और सिर्फ एक wavelength नहीं होती, but it has a continuous spectrum of wavelength. इसमें मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में काफ़ी ज़्यादा वेवलेंथ होती है, स्मॉल से लेके लार्ज तक, राइट? सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ आर अलाउड इन द थर्मल रेडिएशन। सो इसलिए हम जानते हैं कि जो फार्मूला हमारा एनर्जी का होता है वो होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो यदि आप देखें कि h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यदि लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका एनर्जी कंटेंट है थर्मल रेडिएशंस का वो भी वेरी करेगा मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ के बीच में, right? It will varies from the for the different wavelengths, right? Using this formula. फिगर नंबर 11.18 एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। यदि हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो एक कंक्लूजन जो है वो निकल सकता है। आप इस फिगर को का ये वन पार्ट मान लें और ये इस फिगर का तो नहीं, इट्स अ डिफरेंट फिगर, तो इसको फिगर नंबर आप 2 मान लें। It is just the name. Okay. So figure number 11.18 gives the experimental curve of the radiations per unit area. इसको समझना है आपने, radiations energy, thermal energy per unit area। इसमें आपने यूनिट एरिया को चूज करना है और एक यूनिट वेवलेंथ आपने लेनी है। जिस वेवलेंथ के यूनिट का आप इस्तेमाल करेंगे उसका 1 यूनिट आपने चूज कर लेना है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई एरिया आपने चूज कर लिया। जैसे मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये देखिए, ये मैंने कोई एरिया चूज़ कर लिया और ये एरिया हो सकता है कोई 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, ओके। अब इसके ऊपर जो है वो थर्मल रेडिएशन जो है वो गिर रही है। दिस इज जस्ट लाइक दैट। आपने जो यूनिट्स हैं उसका ध्यान रखना है कि उसका मीनिंग क्या हो रहा है। तो उसमें एक जो वेवलेंथ है उसका भी एक यूनिट आपने चूज कर लेना है, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, राइट? ये दिस इज द यूनिट ऑफ द वेवलेंथ एज वेल। तो एक्सपेरिमेंटल कर्व कहता है कि रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वेवलेंथ, एक यूनिट वेवलेंथ के हिसाब से इस एरिया में जितनी रेडिएशन एनर्जी पड़ रही है उसका हम वेवलेंथ के साथ ग्राफ बना ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो ग्राफ है वो वेवलेंथ के साथ है। आप देखिए कि इस एक्स एक्सिस की ओर वेवलेंथ है और जो बाई एक्सिस है इसकी ओर रेडिएशन एनर्जी है और इसमें टेम्परेचर की वैल्यूज़ अलग अलग ली गई हैं। जैसे एक लैम्प फिलामेंट का टेम्परेचर से 2000 केल्विन चूज़ किया हुआ है और फिर 3000 केल्विन टेम्परेचर चूज़ किया हुआ है, फिर आप ने जो 6000 केल्विन टेम्परेचर जो है वो चूज़ किया हुआ है। सो अलग अलग टेम्परेचर की रेंज के ऊपर ये एक एक्सपेरिमेंटल कर्व आपके सामने है 11.18 का। इसको थोड़ा सा बड़े साफ तरीके से समझने के लिए ये यही एक फिगर नंबर 2 में भी सेम डायग्राम है और यहाँ से कंक्लूजन निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान है, इसलिए हमने इसको साथ में ड्रॉ करने की कोशिश की है, ऐड करने की कोशिश की है। हम यदि गौर से देखें तो ये हमें ये बताता है कि इसमें जो वेवलेंथ लैम्डा एम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ फॉर विच द एनर्जी इज मैक्सिमम, जिसके लिए एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, ये डिक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ। इसको बड़े ध्यान से समझना। एक बार फिर से देखें कि जो मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो जिसके लिए एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये लैम्डा एम की वैल्यू जो है वो घटती चली जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ। तो आप डायग्राम जो फिगर नंबर 2 का है इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ जो है, आप देखें कि यहाँ जो लैम्डा मैक्सिमम है, टेम्परेचर हमने चूज़ किया 3000 केल्विन और ये वैल्यू रही मैक्सिमम वैल्यू। ये जो यहाँ देखिए इस स्टेज के ऊपर जो है वो रेडिएशन जो है वो रेडिएशन एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ देखिए ये जो पीक है
वो वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ है ना, ये एक्स एक्सिस से आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए जब रेडिएशन एनर्जी मैक्सिमम होती है तो वेवलेंथ घटती जाती है, कम वेवलेंथ के ऊपर जो है रेडिएशन एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ये देखिए जो मैक्सिमम है रेडिएशन एनर्जी जो है वो इस रीजन में ज़्यादा कब आएगी, जब वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी, कम वेवलेंथ पर आ जाएगी। आज उससे अगले डायग्राम में आप देखें, उससे अगले डायग्राम में आप देखें कि यदि टेम्परेचर बढ़ गया, आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखिए यदि आपने यही वैल्यू जो है, एक कलर हम अलग चूज कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए आप यहाँ देखें, ये देखिए इसमें यदि आपका जो टेम्परेचर है वो 5000 केल्विन हो जाता है तो रेडिएशन एनर्जी जो है वो इस वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम हो जाती है, राइट, इट इज़ मैक्सिमम एट द लोअर वेवलेंथ। और उसके बाद आप देखें कि एनर्जी जो हो मैक्सिमम हो जाती है, देखिए यहाँ तो जो वेवलेंथ का वैल्यू जो है वो और रिड्यूस हो जाता है। ये देखिए वेवलेंथ जो है वो लगातार घट रही है, यहाँ मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम यहाँ है, और यहाँ जब 5000 3000 के ऊपर मैक्सिमम यहाँ है, 4000 के ऊपर जो मैक्सिमा है वो और घट गया है, 5000 के ऊपर मैक्सिमा जो है लोअर वेवलेंथ की ओर फिक्स शिफ्ट हो गया है, और जो 6000 के ऊपर और कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो गया। आप क्या देख रहे हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो जो वेवलेंथ की वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, तो हमें कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते हैं कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी, यदि टेम्परेचर घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ हमें ये बताता है कि जो लैम्डा एम और टेम्परेचर को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इसका एक कांस्टेंट आंसर आता है। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है इसको हम वीएन्स कांस्टेंट कहते हैं, नेम इसका ये है, और इसकी जो वैल्यू 2.9 क्रॉस 10⁻³ मीटर केल्विन है। ओके, यहाँ से हमने समझ जाना है। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि लैम्डा एम इंटू टी का क्या मतलब है। लैम्डा एम, यदि लैम्डा एम बढ़ेगा, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, मतलब देखिए जैसे 4 × 3 जो है वो उसका आंसर आया 12। अब हम आंसर 12 ही आना चाहिए, इसमें एक को आप लैम्डा मान लो, एक को टी मान लो। यदि मैं एक करता हूँ तो इसको 12 होना पड़ेगा, तो तब आंसर 12 आएगा। यदि मैं इसको 6 करता हूँ तो यहाँ आंसर 2 आएगा, तब 12 आएगा। यदि मैं एक को 12 कर देता हूँ, इसको 1 होना पड़ेगा, तब आंसर 12 आएगा। कुछ आपने इस तरीके से समझना है, मतलब जो फाइनल आंसर है वो सेम आएगा। तो यदि देखिए पहला आंसर आपके पास 4×3 है, अब यदि आपके पास मान लो फर्स्ट वैल्यू घट जाती है तो दूसरी वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा, तभी तो आंसर कांस्टेंट आएगा ना। फिर देखिए अब यदि फर्स्ट वैल्यू को इंक्रीज कर दिया आपने तो सेकंड वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी, तब आंसर 12 आएगा। फिर आपने फर्स्ट वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो सेकंड वैल्यू आपको और घटना पड़ेगा, तब आंसर 12 आएगा। यही मतलब है कि जो आंसर है वो फिक्स आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसका लैम्डा एम और टी का जो आंसर है वो कांस्टेंट आता है, वो हमेशा आएगा 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन, राइट राइट। सो इसमें यदि लैम्डा एम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा एम घट जाएगा। दिस इज कॉल्ड बीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसको क्यों बोलते हैं, इसके साथ एक वर्ड डिस्प्लेसमेंट जुड़ा हुआ है, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लोअर साइड को टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ जो है, जो वेवलेंथ जो वो घटती चली जाती है। देखिए यहाँ टेम्परेचर 3000 केल्विन है, वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, और टेम्परेचर 4000 केल्विन है, मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी के ऊपर वेवलेंथ की वैल्यू और घट गई। यदि आपने टेम्परेचर 5000 केल्विन कर दिया तो यहाँ देखिए वेवलेंथ की वैल्यू और रिड्यूस हो गई है। यदि आपने 6000 केल्विन यदि टेम्परेचर कर दिया तो वेवलेंथ जो की जो वैल्यू और घटेगी, तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ लोअर साइड को डिस्प्लेस होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट। सो दिस लॉ एक्सप्लेन द कलर ऑफ द पीस ऑफ आयरन, कि जैसे आप आयरन के किस पीस को, लोहे की चीज़ को गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो डल रेड बनेगी, ठीक है, और उसके बाद वो येलो हो जाएगी और फाइनली वो रेड हॉट हो जाएगी। तो आप यहाँ बिबग्योर से समझ सकते हैं, ये देखिए GYOR। तो बिबग्योर आपको ये बताता है कि जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे शुरू में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, जब आप गर्म करने लगेंगे किसी चीज़ को तो उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी।
उसके बाद जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, इट विल टर्न टुवर्ड द लोअर साइड ऑफ द वेवलेंथ। ओके, सो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ की है कि बीएन लॉ इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कैलेस्टियल बॉडीज। आसमान में कुछ जो चमकती चीज़ें हैं उनका टेम्परेचर निकालने के लिए बीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके साथ उदाहरण करते हैं कि एक मून का यदि हमने टेम्परेचर निकालना हो, सन का अपने टेम्परेचर निकालना हो, आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो विज्ञान इतना विकसित है या मैथमेटिक्स इतना सॉलिड होता है कि आप ज़मीन पर बैठे बैठे मून का टेम्परेचर कितना होगा उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण आपके साथ करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से हम बीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ देखें कि लाइट फ्रॉम द मून इज फाउंड टू हैव द मैक्सिमम इंटेंसिटी नियर द वेवलेंथ ऑफ 14 माइक्रोमीटर। तो आप क्या करते हैं कि एक मून का एक से एक सरफेस लेते हैं, इसको समझना है आपने। इतना हमने एक एक कोई एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया। ओके, ये एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। अब इसके ऊपर मून की जो इंटेंसिटी है उसको हम देख रहे हैं कि किस स्टेज के ऊपर वो मैक्सिमम होती है। तो ये कहा गया कि जो मून की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है जब वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो 14 माइक्रोमीटर होती है। तो मैं इसको ऐसा यूनिट में लिख दूं, दिस इज 14 × 10। माइक्रो का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है -6 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ बी एन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाते हैं। देखिए लैम्डा एम इंटू टी, इसका आंसर तो हमेशा कांस्टेंट आएगा और वो होगा 2.9 × 10⁻³ मीटर कैल्विन होगा। तो हमें बता दिया गया है कि जो वैल्यू है वो वेवलेंथ की है 14 × 10⁻⁶ मीटर है इंटू टेम्परेचर। ये सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून होगा, इसको हमने निकालना है। तो ये आएगा 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन। अब हम निकालते हैं कि मून के सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा। ये देखिए जरा, T इज इक्वल टू 2.9 को मैं लगभग 3 ले लेता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए, हमें अंदाज़ा लगाना है। 3 × 10⁻³ मीटर केल्विन डिवाइडेड बाई, इसको हम 14 की जगह अप्रॉक्सीमेटली 15 ले लेते हैं। ये आ गया 10⁻⁶ मीटर। ओके, मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1/5 × 10⁻⁻3। नीचे वाले जो -6 ऊपर जाएंगे तो +6 हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून इज 1/5 × 10⁻³ इसको आप फर्दर ऐसे, इतने केल्विन हो गया, इसको फर्दर आप ऐसे ले सकते हैं 10/5 × 10⁻²। ओके, तो ये आ जाएंगे 2, ये आएगा 200 केल्विन। तो ये बताता है कि जो मून के सरफेस के ऊपर टेम्परेचर जो है वो लगभग 200 केल्विन होता है और ये अप्रॉक्सीमेटली है। आई मीन यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से यदि हमने ज़मीन पर बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे यदि हमने सन का टेम्परेचर निकालना, तो वो भी बहुत आसान सा काम है। आप देखें कि उसी तरीके से आप क्या करें, एक मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो चूज़ कर लें। 1 मीटर स्क्वायर एरिया आपने फॉर एग्जांपल ये चूज़ कर लिया, हम यहाँ बना देते हैं। ये एक आपने, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर्ड हो सकता है। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप क्या चूज़ करते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया आपने चूज़ कर लिया और उसके ऊपर पड़ने वाली इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देखा आपने कि किस स्टेज के ऊपर जो है वो सारे दिन में ये जो रेडिएंट एनर्जी होती है या थर्मल एनर्जी होती है वो इस सरफेस पर पड़ने के ऊपर मैक्सिमम होती है। यदि इस एरिया को आप 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं और एक यूनिट आप वेवलेंथ का ले लेते हैं, ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं, ये कहा गया कि ये जो रेडिएशन एनर्जी मैक्सिमम होती है जब वेवलेंथ जो है वो लैम्डा एम जो है वो होती है 4753 एंगस्ट्रॉम। तो हमने एक रफ आइडिया लगाना है कि सन के सरफेस का कितना टेम्परेचर होगा। तो मैं इसको लगभग 5000 ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको हम 5000 मीन्स 5 × 10⁻³ × 10⁻⁻10 मीटर, ऑंगस्ट्रॉम के यूनिट को हम ऐसा यूनिट्स में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻7 मीटर। ओके, अब हम बी एन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा देते हैं। तो बी एन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जो लैम्डा एम है ये हमारे पास आ गया 5 × 10⁻⁷ मीटर इंटू सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। इसका जो आंसर है वो लगभग
मैं ऐसे लिख दूँ 3 क्रॉस 10⁻³ मीटर केल्विन होना चाहिए। ओके, अब देखिए हम यहाँ सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन निकालते हैं। टी क्या होगा, 3 क्रॉस 10⁻³ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ये, मीटर केल्विन डिवाइडेड बाई 5 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा लगभग, ये इसको हम लिख दें 3/5 क्रॉस 10⁻³ प्लस 7, तो ये आ जाएगा 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू 30/5 क्रॉस 10⁻³ 10 मीन्स 3 मीन्स 1000, तो ये आ जाएंगे यहाँ से 6। So temperature of the surface of the sun is nearly 6000 Kelvin. So this is the practical application of this Bion's displacement law. और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना यूज़फुल है ये लॉ किसी ब्लैक बॉडी का सरफेस टेम्परेचर निकालने के लिए. So this is the surface temperature of the sun, right? This is usefulness of the Bion's displacement law.